ओके दोस्तों, तो आफ्टर द बोर मॉडल we will go to the quantum mechanical model of electrons. Bohr model was a very big refinement in the history of the atomic structure. थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो बोर मॉडल आया वो बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन तो कर पाया, लेकिन विद द एडवांसमेंट बोर मॉडल में हमें बहुत सारे खामियां जो है वो टाइम के साथ नजर आना चालू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक एक करके बोर मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है उनके बारे में बातचीत करना चालू करेंगे एंड देखते हैं जो फर्दर रिफाइनमेंट जो है वो हिस्टोरिकली हमारा क्या हुआ। यहां पर जो रिफाइनमेंट्स की रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे, इस पे हमारी जो औकात है ये काफी कम होती है। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई रिगोरस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इसके बारे में आप लोग और विस्तार में पढ़ोगे। राइट नाउ जो है हम लोग केवल और केवल जो एकदम बेसिक लेवल के चीजें हैं उसके रिगार्डिंग ही केवल और केवल बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, देखो ध्यान देना, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, Bohr model is applicable only for single electron species. Bohr model जो है वो केवल और केवल जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उन्हीं के लिए वैलिड है। ठीक है, it cannot explain मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अच्छा, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होगा, ध्यान देना, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस का रिपल्शन है वो वाला फैक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा स्पीसीज के लिए जो हमारा बोर मॉडल है, क्योंकि उस पर रिपल्शन का टर्म कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है, तो वी कैन नॉट डील विथ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो ये हमारा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उस कारण पे ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक रिगार्डिंग द बोर मॉडल। ठीक है, अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक, जब लोगों ने फर्दर एडवांसमेंट किया, ठीक है, एक नॉर्मल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया, हाइड्रोजन एटम्स का सैंपल है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, लोगों को ये मालूम पड़ा जो हमारा ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, जब इसको हम लोगों ने पास किया वाया हाई रिजोल्यूशन, वाया वेरी हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जब इसको हमने पास किया वाया वेरी हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, ईच लाइन splits into two hyperfine level। जो हमारा हर एक लाइन है, जो लाइमैन सीरीज का मान लो कोई भी एक लाइन ले लो 4 to 1 वाला लाइन,
एक्चुअल में जिसको हम लोग एक लाइन समझ रहे थे, जब उसको हम लोग हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पास करवाते हैं, तो वो चीज जो है वो दो हाइपरफाइन लेवल में टूट जाता है. दिस इज कॉल्ड द डबलेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डबलेट. यानी जो हमारा लाइमैन सीरीज का कोई भी लाइन या बर्मर सीरीज का कोई भी लाइन है, वो एग्जैक्टली हमारा एक लाइन नहीं होता है, वो एक्चुअल में दो डिफरेंट एनर्जी लेवल का लाइन होता है. दैट हाइपर लाइन फाइन लेवल इज कॉल्ड द डबलेट फॉर्मेशन. ठीक है. लेटर it was understood that it is due to spin of electron about its own axis. जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जो अपना खुद का एक्सिस है, जस्ट लाइक द अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हमारा क्लॉकवाइज और दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, जिस कारण पे जो हमारा स्पेक्ट्रम है उस पे दो डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलते हैं. इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल हमारा कभी भी नहीं होता है. ओके. अच्छा, थर्ड, जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्प्लिट्स in the presence of external magnetic field, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटकी इफेक्ट. जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअल में हमारा दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है. दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द ज़ीमैन इफेक्ट, एंड सॉरी स्कॉटकी लिख दिया, सॉरी मैं क्या सोच रहा हूं, सॉरी स्टार्क इफेक्ट. ठीक है. ओके. सो बोर जो है वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्यों हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर का स्प्लिटिंग दे रहा है. इसका भी कोई भी एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली बोर के पास नहीं था. एंड लास्ट, द नेल इन द कॉफिन, द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज इस टाइम पे एक साइंटिस्ट आया हाइजेनबर्ग. ठीक है. हाइजेनबर्ग ने यह बोला, we can never find position and momentum of
a microscopic particle simultaneously. हाइजेनबर्ग ने हमें ये बोला, जो हम कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा जो बोर मॉडल है उस बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या क्या बातचीत किए हैं। हम लोगों ने यहां पर बातचीत किए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electrons revolve around the nucleus in the circular orbits. ये हम लोगों ने पहले क्लेम किए थे, यानी उसका पाथ यानी ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने फिक्स कर दिए थे। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या करेगा, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो हमारा मूव करना चालू करेगा। ठीक है, उसका रेडियस भी हम लोगों ने फिक्स कर दिए थे, R इक्वल्स टू R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहां पे R0 जो है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये भी हम लोगों ने फिक्स कर दिए थे। और उसके अंदर का जो स्पीड है V, वो भी तो हम लोगों ने फिक्स किए थे, V इक्वल्स टू V0 इंटू जेड बाई एन, जहां पे V0 का वैल्यू था 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जहां पे हमने रेडियस, पोजीशन, वेलोसिटी सब कुछ एग्जैक्टली निकाल दिए हैं। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू the Heisenberg's observation, right? So अब लोगों के मन में ये सवाल आया, जो आखिरकार ये कंट्राडिक्शंस आ क्यों रहा है। ये कंट्राडिक्शन आने का मेन जो रीजन है, that leads us to a complete new thing, that is the wave particle duality. देखो, हम लोगों के जो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑब्जर्वेशन है, हम लोगों के जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑब्जर्वेशन है, वो पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स को बर्बाद कर डालता है, जिस बंदे का नाम है आइंस्टाइन। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी के अंदर जो हमारा एनर्जी है और जो मास है, वो दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, सो एवरी पार्टिकल will also have a wave nature. जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सारे के अंदर एक डेफिनेटली वेव नेचर जो होगा वो हमारा जनरेट होगा। एंड दिस वाज शोन एक्सपेरिमेंटली बाय डेविडसन जर्नर experiment. It was evidentially shown by Davidson and Jörner by this experiment, जो यहां पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिया था और उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किए थे। ठीक है, सो यहां से अब बंदा जो आता है गेम में, उसका नाम है डी ब्रॉगली।
यहां से जो बंदा आता है इसका नाम है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, डी ब्रोगली का पूरा सोच कहां से चालू होता है? डी ब्रोगली का सोच चालू होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोटोन, जो हम लोगों ने बातचीत ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? ये सारे बातचीत हम लोगों ने पहले किए थे, बस एक बार क्विक रिवीजन दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, एंड इसको अगर हम लोग आइंस्टाइन के इक्वेशन में डाले तो एक मूविंग फोटोन का जो मास है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हमारे पास आएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? P will be equals to mass times the velocity. Now इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है that is equals to c, तो मोमेंटम जो आएगा that will be equals to m into c। तो जो मेरा मोमेंटम आएगा p that is equals to h by lambda। ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या किया? डी ब्रोगली ने यही वाला फंडा को लगाने का कोशिश किया फॉर द पार्टिकल्स, क्योंकि उसका लॉजिक था जो हर चीज, क्योंकि साइमल्टेनियसली वेव और पार्टिकल दोनों हैं, तो फोटोन के अंदर मोमेंटम का अगर ये वाला नेचर दिख रहा है तो उसने बोला जो अगर मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, विद अ वेलोसिटी ऑफ v, तो इसका जो मोमेंटम होगा, ये वाला पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम विल बी गिवन एज mv। इसको उसने p से रिप्रेजेंट किया, और क्योंकि वेव और पार्टिकल सेम ही तो चीज है, तो फोटोन वाला फॉर्मूला उसने यहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो उसने लिखा mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा। तो कोई एक पार्टिकल का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था दैट केम आउट टू बी इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है। अच्छा, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये जो हमारा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है, ठीक है। ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के बारे में मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो कंप्लीटली ignorable. This is completely ignorable for the macroscopic particle। यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मान लो बॉल है या फिर कोई इंसान है, तो उनके लिए उसको हम लोग अगर एक कंप्लीट पार्टिकल की तरह ट्रीट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन but it is important, this is important for microscopic particles। ठीक है, that is important for the microscopic particles। ओके, ये डी ब्रोगली ने हमें सबसे पहले देकर किया। एंड इसी के साथ साथ और एक बंदा जो गेम पे आया था पहले ही, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत किए थे, उसका नाम था हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी,
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? अच्छा, बाय द वे अनसर्टेनिटी जो है वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन नहीं है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द नेचर। क्या था उसके अनुसार लिमिटेशन? जो कोई भी अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसका पोजीशन हम लोग कभी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसका पोजीशन जो है उस पोजीशन का अनसर्टेनिटी है, उस पोजीशन का अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स। इसके पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वो है हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है। और उसका मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। पोजीशन का अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h by 4 pi. This is the Heisenberg's uncertainty principle that delta x into delta p is always greater than or equals to h by 4 pi. ये हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले हमें बोला, ठीक है। एंड हाइजेनबर्ग ने जैसे ही ये चीज बोला, concept of orbit is now completely invalid, क्योंकि ऑर्बिट पे तो हम सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमाए थे, जिसका रेडियस भी फिक्स था, जिसका स्पीड भी फिक्स था, यानी हम लोग पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली मेजर कर चुके थे। तो हाइजेनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण जो हमारा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट होता है वो बन जाता है कंप्लीटली इनवैलिड। वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। हम ऑर्बिट को छोड़ते हुए हम जिनको लेकर बातचीत करना चालू करेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। एंड नाउ व्हाट आर ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स क्या होती है, एक डेफिनेशन देख लो। ऑर्बिटल इज बेसिकली इट इज the region in space around nucleus. It is a region in space around nucleus where probability of finding electron is greater than or equals to 90%। और कुछ लोग 90% रीजन पे डिफाइन करते हैं, कुछ लोग 95% रीजन पे डिफाइन करते हैं, दोनों सही है। पर्सनली आई बिलीव मोर अबाउट 95%। यानी वो एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। थियोरेटिकली कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी पाया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकल लेवल पे विद द 95% कॉन्फिडेंस हम जिस रीजन के अंदर बोल सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन को पाया जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो अब से हम ऑर्बिट को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, वी विल टॉक ओनली अबाउट ऑर्बिटल। एंड जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को अभी तक एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे थे, वो पार्टिकल की तरह ट्रीट बंद करके हमें करना पड़ेगा एज अ
वेव ट्रीटमेंट चालू। तो वो हम कैसे करते हैं, लेट्स सी।